दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी पर दर्जनों मुकदमे हैं, खास करके मानहानि के मामलों के, और मानहानि के मामलों में भी सावरकर से जुड़े हुए और इधर मोदी और शाह से जुड़े हुए मुकदमे हैं। और राहुल गांधी को एक तरह से इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी जरा सोच करके देखे कि उसके साथ क्या हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि ये कहते हैं कि ये मुकदमे, 30 से ज़्यादा मुकदमे, ये मेरे लिए मुकदमे नहीं हैं, ये तमगे हैं। इसलिए इनकी कोई परवाह नहीं है, बल्कि जब कोई मुकदमा लगता है तो वो खुश होते हैं। लेकिन असल में राहुल गांधी को जिस चीज का सामना करना पड़ रहा था, जिस चुनौती का, वो चुनौती वैचारिक है। कांग्रेस पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ अब तक के इतिहास में जब उसे सत्ता में बैठी हुई किसी वैचारिकी का मुकाबला करना पड़ रहा हो, यानी हिंदुत्व का सीधा सीधा मुकाबला। नेहरू जी के सामने भी ये स्थितियां थी, इंदिरा गांधी के समय पे भी ये स्थितियां थी, यहां तक कि राजीव गांधी को तो गुमराह किया गया जब राम मंदिर का ताला खोला गया। इंदिरा गांधी ने तो इन समूची शक्तियों को पीछे धकेल दिया था। नेहरू जी इस बात को लेकर के चिंतित थे और धीरे धीरे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने काम सकारात्मक ज्यादा किया था। पीवी नरसिंह राव के समय पर जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया, वो खामोश थे। खबर यह है कि वो पूजा घर में बैठे थे और लंबे वक्त तक बैठे रहे, बाबरी मस्जिद ढा दी गई। यही कारण है कि सोनिया गांधी जब कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालती हैं तो वो पीवी नरसिंह राव को अब तक उस सम्मान के साथ याद नहीं करती जितना उन्हें करना चाहिए। ये आरोप लगते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि जो राव साहब ने किया था उस खामोश 6 दिसंबर 1992 को, उस खामोशी ने कांग्रेस पार्टी के पूरे डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया था। यानी धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टी पर सीधे तौर पर यह आरोप लग गया था कि वो, उसका प्रधानमंत्री चुप था जब मस्जिद ढाई जा रही थी। खैर, लौटते हैं आज के मुद्दे पर कि राहुल गांधी जिस तरह से उन तमाम मुकदमों का सामना कर रहे हैं और बेखौफ होकर के यही हिंदुत्ववादियों की छाती में गड़ रहा है। और आज तो राहुल गांधी ने कमाल कर दिया। दरअसल पुणे की एक अदालत में, एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा है जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने बीडी सावरकर का अपमान किया है। चलिए मान लेता हूं कि सावरकर की भाई कोई बहुत इज्जत है, कोई सम्मान है, लेकिन ये सावरकर की क्या इज्जत और सम्मान हिंदुत्ववादियों की नजर में है, इस पर भी टिप्पणी करूंगा। पहले जरा मुद्दे को समझ लेते हैं। मुद्दा यह है कि सावरकर के बारे में जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बोला था महाराष्ट्र में कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा, और एक व्यक्ति ने पुणे में मुकदमा दर्ज किया। 2 आधार उसने बनाए। एक आधार यह था कि मैं सात्विकी सावरकर, सावरकर के परिवार का व्यक्ति हूं, और जो राहुल गांधी ने कहा है उससे सावरकर की ही मानहानि नहीं होती है, मुझे भी दुख पहुंचता है। यह मामला कोर्ट ने एंटरटेन किया। अजीब आपको और यह भी लग सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के मामले हैं कि आपको हंसी आएगी। एक व्यक्ति ने तो यह मामला दर्ज कराया कि राहुल गांधी का भाषण जब वो सुन रहे थे और दूध लेकर के जा रहे थे, अचानक उनका दूध गिर गया राहुल गांधी के भाषण को सुनते हुए, और इससे उनको दुख पहुंचा, मानहानि हुई। यह भी मुकदमा दर्ज हो गया। एक और साहब हैं आजम खान, उन पर बकरी चोरी का मुकदमा है। खैर, इसको अब क्या कहा जाए। वो याद आता है पुराना दौर कि जहां टक्का से भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहावत। क्या चल रहा है अदालतों में। हालांकि ये सवाल आज का नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जो खेल किया है आज, जो राहुल गांधी को फंसाना चाहता था उसको ही आज नंगा करके राहुल गांधी ने रख दिया है। जो सात्विकी सावरकर ये कह रहा था कि मैं सावरकर के खानदान का हूं,
आज जब सावरकर की जयंती हिंदुत्ववादी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, राहुल गांधी ने उसी एमपी एमएलए कोर्ट में आज एक अपनी बात पेश कर दी और ये कहा कि ये जो सातकी सावरकर का दावा है ये गलत है। असल में सातकी सावरकर के परिवार के नहीं है, बल्कि वो गांधी के हत्यारे और इस देश के पहले आतंकवादी माने जाने वाले गॉडसे का परिवार के, नाथूराम गॉडसे के परिवार के। जरा कड़ियों को जोड़ते हैं। सातकी सावरकर की मां है हेमानी सावरकर और हेमानी सावरकर के पिता हैं गोपाल गॉडसे, जो नाथूराम गॉडसे के छोटे भाई हैं। आपको याद होगा कि नाथूराम गॉडसे की जो जीवनी है, मैंने गांधी वध क्यों किया, वध है, इस शब्द पर गौर कीजिएगा। आप लोग समझदार हैं इसलिए मैं इसकी व्याख्या नहीं करने जा रहा। वही गोपाल गॉडसे, उसी की बेटी हेमानी सावरकर और उनके ही वंशज, उनके ही ये बेटे हैं सातकी सावरकर। यानी इनका सीधा संबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों के वंशज से है, ना कि बीडी सावरकर से। और ये जैसे ही धमाका हुआ, आज सांप सूंघ गया हिंदुत्ववादियों को, सातकी सावरकर को ही फंसा दिया और राहुल गांधी ने अदालत को यह निवेदन किया कि जरा इनकी वंशावली को निकाला जाए और ये देश के सामने प्रस्तुत किया जाए। अब क्या हालात होंगे, लेकिन आज सावरकर को ट्रेंड कराने वालों की जरा असलियत को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सावरकर गांधी के हत्या के आरोपी थे और गांधी जी के साथ लंदन में भी, जहां वो मांसाहार की बात कर रहे हैं कि साहब हिंदुओं को तो मांस खाना चाहिए, यहां तक कि कहा सावरकर ने कि ये जो गाय हत्या की बात है ये मूर्खतापूर्ण है। कोई गाय माता वाता नहीं होती, वो जानवर है। ये सावरकर के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। जिसको यकीन ना हो वो सावरकर को पढ़ ले। और ये कहा कि ये पागलपन है, ये मूर्खता है, किसी जानवर को मां मानना, और मांस खाया जाना चाहिए ताकि हिंदू ताकतवर हो, मजबूत हो। और बाकी हिंदुत्व की वैचारिकी को लेकर के सावरकर ने क्या क्या कहा है मैं उधर नहीं जाऊंगा। गांधी के साथ जब उनका संवाद चल रहा है लंदन में, तो गांधी ने कहा कि मैं तो आलू और प्याज की सब्जी खाऊंगा। कहा ठीक है, आप आइए, आप ये सब भाजी वाजी खाइए, बैठ करके बनाते हैं, बतियाते हैं। और ये सब बातें हुई। सावरकर चाहते थे कि गांधी उनके तरीके से काम करें, लेकिन गांधी जब आते हैं भारत में और इस देश के राष्ट्रपिता बनते हैं, जन आंदोलन खड़ा करते हैं, सावरकर पीछे रह जाते हैं। सावरकर को सजा होती है और माफी मांग करके ये कहते हुए कि हुजूर अगर हमको माफ कर देंगे आप, तो हम आपके लिए बड़ा काम कर पाएंगे, क्रांतिकारियों को समझा पाएंगे। और सावरकर ने ये करके भी दिखाया। अपने जीते जी सावरकर ने 60 रुपया महीना वेतन पाया, जो उस समय के आईएएस के 50 रुपए से भी ज़्यादा था। कलेक्टर से भी ज़्यादा पेंशन मिलती थी सावरकर को। और सावरकर ने अंग्रेज़ों को अपनी ये जो प्रभु भक्ति थी वो साबित की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो अंग्रेज़ों की जो सेना है उसमें भारतीयों को भर्ती करवा रहे थे और सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ भी खड़े होकर के उनके खिलाफ काम कर रहे थे। जब गांधी जी की हत्या में नाथूराम गॉडसे के साथ सावरकर का नाम जुड़ता है और ये दुनिया जानती है, हालांकि सावरकर को कितने लोग जानते हैं वो अलग बात है। हिंदुत्ववादियों की दुनिया तो इतनी ही है, वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले इतने कूप मंडूक हैं कि समुद्र पार करना भी ये पाप मानते थे, इसलिए इनकी दुनिया बहुत सीमित है। तो इस दुनिया में सावरकर और गॉडसे के बारे में रिश्ते सबको मालूम है, क्या रिश्ते थे और कैसे रिश्ते थे। लेकिन जब गांधी की हत्या में गॉडसे और आप्टे का नाम आया, सावरकर सीधे मुकर गए कि मैं तो 1 साल से मिला ही नहीं। और फिर
अदालत में भी सावरकर दूर बैठते थे, कोई बात नहीं करते थे। लास्ट में जो 2 गवाह पेश होने थे जिन्होंने ये कहा था कि सावरकर गॉडसे से मिले थे, वो गवाह हाजिर नहीं हुए। लिहाजा इन 2 को आपटे और गॉडसे को तो फांसी होती है, सावरकर को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सावरकर 1966 तक जीवित रहता है, लेकिन मरने के दिन भी किसी भी उस समय के हिंदुत्ववादी ने सावरकर के साथ खड़ा होना उचित नहीं समझा। दीनदयाल उपाध्याय भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा हुआ था। ये जो प्रपंच है हिंदुत्ववादियों का, जो ढोंग है, इस ढोंग को अगर आप देखिएगा उस समय इसलिए नहीं क्योंकि पटेल साहब की नजरें थीं, पटेल साहब ने पहले जो बोला था, और फिर नेहरू जी का शासन भी खत्म हो चुका था, इंदिरा गांधी आ चुकी थी, तो कहीं हम दिख ना जाएं। और पटेल साहब की बात चुकी थी कि ये पागलपन है हिंदुत्ववादियों का, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको लपेट दिया जाए, इसलिए अपने वैचारिक गुरु के साथ भी नहीं खड़े हुए। ये इंतजार किया इन्होंने एक वक्त का, और जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आते हैं तो बीडी सावरकर की मूर्ति पार्लियामेंट में रखते हैं, और नरेंद्र मोदी तो उन्हें भारत रत्न से नवाजना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। बहरहाल इसको जरा छोड़ दें कि ये आज ट्रेंड चला रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर जिस तरीके से आज एक नया मोड़ दिया है, उससे हिंदुत्ववादी बुरी तरीके से फंस गए, और खास करके वो व्यक्ति सात्की सावरकर जिसने ये दावा किया था कि वो सावरकर के परिवार से है, अब उसके ही वंश को खंगाला जाएगा। तब क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तरीके से उसकी वंशावली को एक्सपोज कर दिया है। अब केवल अदालत में वो बातें होनी है, और इसीलिए राहुल गांधी ने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए ये अपील की थी अदालत से कि इस पर मुझे तथ्य रखने की अनुमति दी जाए कि सावरकर असल में थे क्या। अब जरा आइए इस मुद्दे पर कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया और राहुल गांधी लगातार क्या कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि राहुल गांधी को अब तक की सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती का सामना करना पड़ा अपने पूरे कांग्रेस के इतिहास में। एक वो हिंदुत्व जिसे पटेल साहब पागलपन कह रहे थे, जिसे नेहरू ने कहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाकर हिंदुत्व की चुनौती के विकल्प के तौर पर उस व्यवस्था को खड़ा कर दिया था। मुझे लगता है कि इस मामले में सबसे ज्यादा दूरदृष्टि किसी के पास थी तो बाबा साहब अंबेडकर के पास थी, और उन्होंने ये कहा था कि बुद्धिज्म और हिंदुत्व का एक संघर्ष का इतिहास है, और आगे भी ये जो सपोला है अभी, वो कभी अजगर बनेगा तो इसका मुकाबला बुद्धिज्म करेगा। और आज ये डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि हिंदुत्व का मुकाबला अगर कोई कर रहा है तो वो डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिक नहीं अंबेडकरवाद कर रहा है। उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में आज मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि उसके सबसे बड़े झंडा बरदार राहुल गांधी है। बहुजन राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से यह काम किया है पिछले 2-3 साल के भीतर कि पहले हिंदुत्व को चुनौती दी, उसके विचारकों को चुनौती दी, और अब सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करें, दलित पिछड़े आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, और यही वो असली ताकत है जो हिंदुत्ववाद के सीने पर वो झंडा गाड़ने जा रहा है। हिंदुत्व के सीने पर सीधे तौर पर वो सामाजिक न्याय का झंडा खड़ा करने जा रहा है। ये है राहुल गांधी की ताकत, ये राहुल गांधी की समझदारी, ये है राहुल गांधी की हिंदुत्व को चुनौती, जिसमें वो आज ये कहते हैं कि एनएफएस ये नया मनुवाद है। संविधान को हत्या करने वाले लोग, संविधान को मिटा देने की आकांक्षा रखने वाले लोग अंबेडकर से डरते हैं। दलित पिछड़े और आदिवासियों के अधिकारों को नहीं देना चाहते क्योंकि उनके बराबरी से डरते हैं, उनकी वैचारिकी से, उनकी प्रतिबद्धता से, उनके संघर्ष से डरते हैं। और यही राहुल गांधी की चुनौती आने वाले दौर में हिंदुत्व को न सिर्फ एक्सपोज करेगी, बुरी तरीके से खत्म करेगी, बल्कि सामाजिक न्याय की राजनीति का झंडा भी गाड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।